हेलो एवरीवन। मेरा नाम सोनी है। और कैसे हैं आप सभी। पिछले लेक्चर में हमने किया था अपने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, है ना। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट, समकालीन विश्व राजनीति का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसका सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब वीडियो शुरू करते हैं आज अपनी जल्दी से। अब तक हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद यहाँ से हमें शुरू करना है, शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो दो विश्व युद्ध हुए थे, वो उनका पूरा बैकग्राउंड, उस दोनों विश्व युद्ध में कौन हारा था और कौन सा वाला गुट जीता था, ये भी हमने पढ़ा था, है ना। और फिर उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी दो महाशक्तियाँ विश्व में हमारे उभर कर आई, दो महाशक्तियों के रूप में, एक था अमेरिका और एक सोवियत संघ। और जहाँ तक कि हमने पिछली क्लास में सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था, सोवियत संघ की किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी और सोवियत संघ की क्या नीतियाँ थी, मतलब किस तरीके की चीज़ें थी, क्या किस तरीके का वहाँ पे नीति थी, कैसे सोवियत संघ एक शक्तिशाली वो था, संघ था। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि वो कैसे अपनी विघटन की ओर धीरे धीरे जाने लग गया। आज हम पढ़ेंगे कि सोवियत संघ में कैसे, ऐसा क्या हुआ कि उसका विघटन हुआ, है ना। क्या 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 घटनाएं घटी सोवियत संघ में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बताया था, जो कि सोवियत संघ के मुख्य नेता थे, जिन्होंने सोवियत संघ में सुधार किए कई, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर हो सके और जो स्थिति है उसको संभाला जा सके। लेकिन क्या होता है देखते हैं, हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा, तो जो सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी उसको वहाँ उसमें सुधार लाने की कोशिश की उन्होंने। और वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। याद रखना है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं वो कब सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके महासचिव बने थे, ठीक है। और पश्चिम के देशों में समूचा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। तो अब जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, है ना, उनको ऐसा लगा कि क्या करना चाहिए, हमें सोवियत संघ में सुधार करना ज़रूरी है, जिससे कि हम पश्चिमी देशों की जो पश्चिमी देशों में जैसी सूचना और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, यानी कि जिस तरीके का कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी है, विकास हो रहा है वहाँ पर, हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना पड़ेगा उससे बराबरी करने के लिए। तो उसके लिए सुधार कुछ यहाँ पे करेंगे। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। तो क्या फैसला किया गोर्बाचेव ने, कि वो पश्चिम देशों के साथ क्या करेंगे, अपने संबंधों को बेहतर बनाएंगे, है ना, सामान्य करेंगे। और क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ उनके कैसे संबंध थे, हमेशा कंपटीशन ही रहता था पश्चिम देशों में के साथ, है ना। जो अमेरिका और अमेरिका के साथ वाले जो पूंजीवादी देश थे, उनके साथ हमेशा किस तरीके का संबंध था इनका, बहुत अच्छे संबंध नहीं थे सोवियत संघ के, क्योंकि सोवियत संघ एक साम्यवादी देश था और पूंजीवाद को ये कभी भी सपोर्ट नहीं करता था, तो इसलिए इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। तो संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव, और आर्थिक सुधार करने का भी फैसला किया और लोकतांत्रिक रूप देने का कोशिश करेंगे वहाँ पर, यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को देने की कोशिश करेंगे लोकतांत्रिक रूप से। और इस फैसले की कुछ ऐसी ही परिणतियाँ रही जिनका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। तो जो इन्होंने फैसला लिया कि हम सुधार करेंगे सोवियत संघ में, लेकिन उसका क्या परिणति रही, मतलब क्या परिणाम निकला, जिसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के खेमे के हिस्से थे। जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे
वो सोवियत संघ में ही शामिल थे, है ना। और देश की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत संघ के नियंत्रण का क्या करना शुरू कर दिया था, विरोध करना शुरू किया था। यानी जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो भी सोवियत संघ से ही जुड़े हुए थे, और वहाँ की जो जनता थी उन्होंने अपनी देश की सरकारों के खिलाफ, और जो सोवियत संघ का नियंत्रण था ना उन सभी देशों पे, उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। और गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। मतलब अगर यही कोई पहले करता, कोई देश के नागरिक या सरकारें जो है सोवियत संघ का विरोध करती, तो पहले क्या होता, पहले ऐसा उनके पास अधिकार नहीं था। लेकिन अब ये मिखाइल गोर्बाचेव के समय पे ये जो विरोध शुरू हो गया था, विरोध कर रहे थे सोवियत संघ का, तो इस तरीके का कोई उनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया गया और ना ही उनको रोका गया। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिरती गई। और इस तरीके से हुआ क्या, जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन देशों के अंदर जो साम्यवादी सरकारें थी, है ना, साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिरती चली गई। मतलब जनता ने वहाँ की सरकार को गिरा दिया। ठीक है। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था, और इससे सोवियत संघ की विघटन की गति और ज़्यादा तेज हो गई। तो ये जो सारे जो भी एक्टिविटीज़ बाहर हो रही है सोवियत संघ के, यानी सोवियत संघ के जो सदस्य देश हैं उन देशों में जो परिवर्तन हो रहे थे, वहाँ की सरकारें गिर रही थी कहने का मतलब सरकारों को उनकी सत्ता से हटा दिया जा रहा था, नागरिकों के द्वारा उनकी बातें नहीं मानी जा रही थी, है ना। तो वही चीज़ें अब सोवियत संघ के अंदर भी हो रही थी, है ना। वहाँ वहाँ भी तो खतरा गहराता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की भी जनता तो खुश तो है नहीं, तो यहाँ पे भी जो जनता है वो बहुत ज़्यादा खिलाफ हो जाएगी सरकार के। और इस तरीके से सोवियत संघ की जो विघटन की गति है, यानी कि सोवियत संघ का जो खात्मा है वो और उसकी गति और ज़्यादा तेज हो जाएगी, है ना। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिककरण की नीति चलाई। तो गोर्बाचेव ने तो कोशिश की सुधार लाने की, और कौन सी नीति चलाई, आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिककरण की नीति चलाई, जिसमें वो अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहते थे और लोकतांत्रिकरण करना चाहते थे। लोकतांत्रिकरण यानी कि लोगों को अधिकार देना चाहते थे, है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, इन सुधारों का बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम नहीं निकले, और इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी क्या किया था, विरोध किया था। इनकी खुद की पार्टी के लोगों ने, इन नेताओं ने क्या कर दिया, इनकी नीतियों का विरोध किया। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। तो कह रहा है कि 1991 में क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया, और जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथी नेता थे उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। गर्मपंथी नेता मतलब कि जो क्रांतिकारी नेता थे जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया। और तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था, और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। कहने का मतलब है कि जो गोर्बाचेव थे वो लोकतांत्रिक नीति लेकर आए थे, और लोकतांत्रिक नीति में क्या होता है, जनता को स्वतंत्रता दी जाती है। लोकतंत्र यानी कि जहाँ पे लोगों का शासन होता है ना, तो उस तरीके की व्यवस्था उन्होंने लाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि इससे क्या होगा, थोड़ा सुधार हो सकेगा हमारी अर्थव्यवस्था में। लेकिन तब तक क्या हुआ, लोग इतने कई सालों से वो एक ऐसी सत्ता में जी रहे थे जहाँ पे लोगों के पास कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन जब उनको अधिकार मिले, तो अब जब किसी को आज़ादी मिल जाएगी तो वो उस आज़ादी को बनाए रखने की कोशिश करेगा। वो दोबारा से पुरानी जिस तरीके की पार्टी थी और जिस तरीके का उसका शासन था, उस व्यवस्था में, पुराने व्यवस्था में जाने के लिए जाना नहीं चाहेगा, है ना। तो लोग भी ऐसा ही चाहते थे। ठीक है। तो इस तरीके से हुआ क्या, जो लोग थे वो पुराने शासन व्यवस्था में नहीं जाना चाहते थे, और इस तरीके से वहाँ पे सोवियत संघ में एक तख्ता पलट हुआ। येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। ये जो येल्त्सिन है,
ये एक नेता हैं, मतलब ये जो तख्ता पलट हुआ था इसके जो नेता थे, मुख्य नेता है ना, इसमें मुख्य भूमिका इनकी थी। और रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस येल्त्सिन, इनका पूरा नाम है बोरिस येल्त्सिन, ने आम चुनाव जीता था और केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। और जो केंद्रीकृत नियंत्रण था, मतलब एक ही पार्टी के हाथ में सारी जो सत्ता थी, सारा जो नियंत्रण था, सारी की सारी जो पावर एक पार्टी के हाथ में थी, उस चीज को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। सत्ता मॉस्को के गणराज्यों की तरह खिसकने लगी। और ये जो सत्ता थी जो मॉस्को के से गणराज्यों की तरफ खिसकने लग गई थी, और ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे। और जो ज़्यादा यूरोपीकृत यानी कि वो देश, वो उन भागों में हुआ जहाँ जो यूरोप के अंदर आते थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। और तो और कह रहे हैं कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो मध्य एशियाई गणराज्य थे, यानी कि कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर ये जो सत्ता है बोरिस येल्त्सिन की, वो तो है जो अधिक यूरोपीयकृत थे उन भागों में तो फैली, लेकिन जो मध्य एशियाई गणराज्य यानी कि जो मध्य एशिया के जो देश थे, उन्होंने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की और वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान रखना इसको कि 1951 के सितंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य यानी कि 3 बड़े देश सोवियत संघ के अंदर के, यानी कि रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने सोवियत संघ के समाप्ति की क्या कर दी, घोषणा कर दी। यानी कि जो सोवियत संघ है, जो 15 देशों का एक संघ था, अब वो समाप्त हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, अब उसके पास सारी पावर नहीं रही, है ना, एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पर उभर कर आई। और सोवियत जो संघ था, जो 15 राज्यों का समूह था, वो अब टूट चुका है। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया है ना, सन 1991 में, सितंबर 1991। और किसके नेतृत्व में हुआ, ये याद रखना है, येल्त्सिन के नेतृत्व में हुआ था। और अब यहाँ पे किसको इन्होंने अपना आधार बनाया, पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। जो मध्य एशियाई जो सोवियत संघ के साथ ही रहने चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, घोषणा हो गई कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो जो भी स्वतंत्र राष्ट्र देश थे, है ना, जिन्होंने मिलकर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन किया, बाकी गणराज्य जो कि मध्य एशियाई वाले थे, उनके लिए तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी, है ना। और ये गणराज्य सभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। और ये जो स्वतंत्र राज्य हुए थे, उन्होंने क्या अपना एक संगठन बनाया जिसको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कहा जाता है, जो स्वतंत्र देश हुए थे इससे, ठीक है। और इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया, ठीक है। यानी जो स्वतंत्र राज्य हुए थे, जो देश स्वतंत्र हुए थे सोवियत संघ के उससे समूह से, संगठन से, संघ से, तो उन लोगों ने एक राष्ट्रकुल की स्थापना की थी और वो उसके संस्थापक देश थे। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार किए गए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि रूस जो था सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया। यानी कि सोवियत संघ का विघटन होने के बाद जो उसका उत्तराधिकारी होगा, यानी कि एक तरीके से सबसे बड़ा देश वो रूस ही था, इसीलिए उसको उत्तराधिकारी घोषित किया गया। और जो रूस था वो रूस जो था वो
सुरक्षा परिषद में, यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें एक स्थायी सदस्य के रूप में भी उसको सीट मिल गई। ठीक है, क्योंकि वही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सब को निभाने का जिम्मा अब रूस का था। उत्तराधिकारी बनने का मतलब ये भी होगा कि जो भी सोवियत संघ जब था, अभी जब 15 देशों का एक राज्य था, एक संघ था, तब उस समय जो भी संधि हुई होगी, जो भी समझौते हुए होंगे और जो भी उनमें बातें कही होंगी, अब उन सबको निभाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? रूस की होगी, क्योंकि वही उसका उत्तराधिकारी बना था, रूस। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। तो अब जितने भी ये देश थे पूर्ववर्ती गणराज्य, यानी कि पूर्वी यूरोप के देश जो थे, और उन सब में जो परमाणु शक्ति संपन्न देश था, यानी जिसके पास परमाणु हथियार थे, वो केवल रूस था, उसको ये दर्जा मिला। और उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। और रूस ने मिलकर अमेरिका के साथ क्या किया? निशस्त्रीकरण, यानी कि अब वो क्या करेंगे? शस्त्रों को बढ़ावा नहीं देंगे, यानी कि जो हथियारों की होड़ कर रहे थे, यानी कि हथियार बनाने के ऊपर इतना ज़्यादा जोर दे रहे थे, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे, अब उसको छोड़कर परमाणु का निशस्त्रीकरण करेंगे। ठीक है ना, यानी अब शस्त्रों को बढ़ावा नहीं देंगे। सोवियत संघ अब नहीं रहा और वह दफन हो चुका, यानी कि अब सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसका एक जो उत्तराधिकारी जो गणराज्य या देश बना वो कौन था? रूस था। ठीक है, और जिसको सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्यता मिली। अब आते सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, कारण, है ना। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? तो अचानक ये बिखरी कैसे, ये पढ़ेंगे, है ना, कि क्या क्या क्यों हुआ सोवियत संघ का विघटन। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है। तो कह रहा है कि ये सिर्फ सोवियत संघ का ही पतन क्यों हुआ ये समझने के लिए ज़रूरी नहीं है। कोई भी व्यवस्था है, कोई भी शासन है, अगर उसका पतन होता है तो उसको जानने के लिए ये सारी चीज़ें हमें समझना जरूरी है। क्योंकि सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और ना ही आखिरी बार। तो कह रहे हैं कि सोवियत संघ के रूप में जैसा सोवियत संघ का विघटन हुआ वैसे ही ना जाने कितनी ही राज्य व्यवस्थाओं का विघटन हुआ होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ना ये पहली बार है और ना ही आखिरी बार है, आगे भी चल के ऐसे ना जाने कितनी व्यवस्थाओं का विघटन होगा। तो इसको जानने के लिए हमें इसको कारणों को जरूर जानना समझना पड़ेगा, है ना। तो सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले से हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। क्या सबक सीख सकते हैं? ठीक है, वो देखेंगे आगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ का राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। तो कह रहा है कि इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि जो वहाँ की जो जनता थी, उनकी जो ज़रूरतें थी, जो आकांक्षाएं थी, उन सबको पूरा नहीं कर पाई। कौन नहीं पूरा कर पाया? सोवियत संघ नहीं पूरा कर पाई। और जो एक बड़ा कारण था, एक उसकी आर्थिक अंदरूनी कमजोरी थी, है ना, जो अपने देश की आकांक्षाओं को, देश की जनता की आकांक्षाओं को यानी ज़रूरतों को, मांगों को पूरा नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ का पतन का कारण भी रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। कई सालों तक अर्थव्यवस्था क्या रही? गतिरुद्ध, यानी कि उसमें कोई गति ही नहीं थी, है ना, रुकी हुई सी अर्थव्यवस्था थी, ठहरी हुई सी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, और जिसके कारण उसका विघटन हुआ। ठीक है, इससे उपभोक्ता वस्तुओं में की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा और उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू किए। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो सोवियत संघ की आर्थिक राजनीतिक संस्था थी वो अंदरूनी रूप से क्या थी? कमज़ोर थी और जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उसका विघटन हुआ। और तो और उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिरुद्ध रही, गतिरुद्ध हो गई थी, यानी कि उसमें कोई गति नहीं रह गई अब, है ना। वो रुकी हुई, ठहरी हुई अर्थव्यवस्था रही कई सालों तक
और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उपभोक्ता वस्तुएं यानी जो लोगों के इस्तेमाल वाली वस्तुएं हैं वो क्या हो गई, उनकी कमी हो गई। ठीक है, और जो लोग थे, जो जनता थी, वो अपनी सरकार को शक की नज़रों से देख रही है, उन पे सवाल खड़े कर रही है, उनसे जवाब मांग रही है ना। यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? तो कह रहे कि अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पिन से लेके कार तक हर एक चीज़ सोवियत संघ अपने ही देश में उत्पादन कर रहा था, है ना, और बहुत ज़्यादा विकसित था। लेकिन हुआ क्या ऐसा कि इनकी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई? तो इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश संसाधन कहाँ पर उसने लगाया था? परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया था। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं ऊपर की। सोवियत संघ जो था उसने क्या किया, यहाँ पे उसकी अर्थव्यवस्था के कमज़ोर पड़ने का कारण ये था मुख्य कि उसने ज़्यादातर अपना संसाधन यानी कि अपना पैसा वो सब कहाँ लगा रहा है? परमाणु हथियारों में लगा रहा है, सैन्य साजो सामान पर लगा रहा है, यानी कि सेना पर लगा रहा है, परमाणु हथियार पर लगा रहा है। और जब ज़्यादा संसाधन इन सारी चीज़ों पर खर्च देगा तो फिर जनता की ज़रूरतों को और अपनी देश का विकास कैसे करेगा, उत्पादन को कैसे बढ़ावा देगा, है ना। तो जब इस वजह से ही वो उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ी और उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहे। और तो और वो देश जो सोवियत संघ के अंदर पूर्वी यूरोप के देश जो बाद में सोवियत संघ में शामिल हुए थे, है ना, उन देशों पर भी खर्च किए, जिससे कि वो उसके पिछलग्गू देश क्यों बोला है, क्योंकि वो हमेशा सोवियत संघ के पीछे लगे रहते थे, कहने का मतलब सहायता के लिए। और सोवियत संघ क्या करता था, उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनको सहायता, पैसे की सहायता और उनके विकास के लिए भी काम करता था। तो उस पे भी खर्चे किए, जिससे कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा, आर्थिक दबाव उस पर बना और उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो धीमी हो गई, उसके विकास की जो गति थी वो धीमी हो गई। इसी के साथ एक और बात हुई, क्या हुई? पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम लोगों की जानकारी बढ़ी। पहले क्या था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बंद थी, लेकिन जैसे जैसे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में चीज़ों की कमी होने लग गई, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था धीमी हो गई गति। और फिर जब लोगों को पश्चिमी मुल्क यानी कि अमेरिका जैसे देशों की तरक्की के बारे में पता चलने लगा सोवियत संघ के लोगों को, तो वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों के बीच में तुलना करने लगे कि अच्छा उनके पास तो ये बेहतर है, हमारे पास तो ये चीज़ ही नहीं है। अच्छा उनके पास जॉब इतनी है, हमारे पास तो जॉब नहीं है। उनके यहाँ पे इतना ज़्यादा उत्पादन होता है, हमारे यहाँ पे नहीं होता है। तो जब ये सारी चीज़ें अंतर लोगों को समझ में आने लगेगा तो लोग क्या हो जाएंगे, अपनी राज्य व्यवस्था के खिलाफ हो जाएंगे, अपनी सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। यानी कि लोगों को अंतर समझ में आने लगा था कि जो सोवियत संघ है वो सारा पैसा तो भाई कहाँ खर्चा कर रहा है, परमाणु हथियारों पर कर रहा है, सेना पे कर रहा है और अपना कंट्रोल, अपना दबदबा, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दूसरे दूसरे देशों पर खर्च कर रहा है। और हमारे देश में, अपने ही देश में क्या कर रहा है, अपने नागरिकों के लिए क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ों को लोग समझने लग गए थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। तो जब लोगों को पश्चिमी देशों के बारे में पता चला तो उनको समझ में आया कि हमें इतने सालों से यही बताया जा रहा था कि सोवियत संघ जो है वो क्या है, वो पश्चिमी देशों से बहुत बेहतर है। यहाँ पर हर एक चीज़ की सुविधा उनको दी जा रही है, हर एक चीज़ उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेकिन जब उनको असलियत पता चली कि सोवियत संघ जो है वो पश्चिम के देशों से पिछड़ चुका है, यानी पूंजीवादी देशों से क्या हो चुका है, पिछड़ चुका है, तो उनको एक तरीके से धक्का लगा कि ये कैसे, मतलब हम पिछड़े हुए कैसे, हमें तो हमेशा यही दिखाया जाता है कि हम बेहतर हैं उनसे। तो सोवियत संघ की प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था और इस तरीके से क्या हुआ, सोवियत संघ का जो प्रशासनिक और राजनीतिक जो तरीके से उसकी जो गति थी वो रुक चुकी थी और सोवियत संघ
पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही थी। मतलब देख रहे हो आप, 70 सालों तक उसने कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ पर शासन किया और 70 सालों में अब ये जो पार्टी है वो अपनी जनता को जवाब भी नहीं दे रही है ना, जवाबदेह भी नहीं रही, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी थी वो पार्टी, है ना। यानी कि जो प्रशासन था सोवियत संघ का वो भी भ्रष्ट हो चुका था, जिसकी वजह से ही उनकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो गतिरुद्ध हुई थी, क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे रहे अपनी जनता को, पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जनता के लिए कोई काम भी नहीं कर रहे। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने की प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। तो देखो, केंद्रीकृत व्यवस्था थी, कैसी सत्ता थी वहाँ पर, केंद्रीकृत व्यवस्था थी, जिसके कारण एक तो एक भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया था, और तो और क्या हुआ था, जो शासन व्यवस्था थी उसमें खुलापन नहीं था, खुलापन यानी कि लोगों के पास कोई अधिकार नहीं थे। इस वजह से ही क्या हुआ, जो वहाँ की जनता थी वो अलग थलग पड़ गई, और इससे भी बुरी बात यह हुई कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। यानी कि जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके जो लोग थे, उसमें काम करने वाले लोग थे, उनके पास अधिक अधिकार थे, और लोग जो जनता, आम जनता है, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं थे। तो लोग अपने को राज व्यवस्था और शासन से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे, और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। तो यानी कि जो लोग हैं अपने आप को शासन और राज व्यवस्था से जोड़कर देख ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि जो लोग हैं वो एक तरीके से अपने आप को अलग थलग पा रहे हैं कि भाई जो पार्टी है और जो पार्टी के लोग हैं, या जो उस व्यवस्था में काम कर रहे हैं, जो उसके अधिकारी हैं, उनके पास तो इतने सारे अधिकार हैं, वो तो अच्छे खासे हैं, पर हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। यानी कि वो उनसे अलग होते जा रहे हैं, अपने आप को अलग महसूस करने लग गए लोग। और इस तरीके से जो सरकार को लोगों का सपोर्ट जो मिला हुआ था वो धीरे धीरे खिसकता चला गया, यानी लोग धीरे धीरे अपनी सरकार के खिलाफ होते चले गए। फिर हमने ऊपर देखा पीछे कि मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं 1980 के दशक में, और वो सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों ने इन दोनों समस्याओं के समाधान का वादा किया था, और गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने और पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक ठीक निदान कर रहे थे, और सुधारों को लागू करने का भी उनका प्रयास ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य होगा कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। मतलब कि मिखाइल गोर्बाचेव तो सही ही कर रहे थे, जनता के पास अधिकार नहीं थे, उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकार लाकर दे दिए जनता को, और तो और आर्थिक राजनीतिक और आर्थिक सुधार भी किए, जो भ्रष्टाचार था और उसको, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की, अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की। पर ऐसा हुआ क्या कि फिर भी जो है सोवियत संघ संभल नहीं पाया, और वो टूट गया, वो बिखर गया, उसका विघटन हो गया। तो इस बिंदु पर आकर उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति में हम आगे के इतिहासकार ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएँ। यानी कि जो इतिहासकारों ने समझा, देखा कि हुआ क्या ऐसा कि फिर भी उसके बावजूद जो है सोवियत संघ जो है बिखर गया। तो सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि गोर्बाचेव ने सुधार को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा कि जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता है। यानी कि जब इतने सालों से वो लोग कंट्रोल में थे, बंधे हुए थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं थे, लेकिन जब अचानक से उनको लोकतांत्रिक अधिकार मिले, तो उनकी जो आकांक्षाएं थी, यानी कि जो उनकी मांगे थी, उनके जो अपेक्षाएं थी सरकार से, उसका एक ऐसा ज्वार, यानी कि एक तरीके से उसमें इतना उभार आया, इतनी तेज़ी से उनके मांग उमड़ कर सामने आई, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता। और उस पर काबू पाना क्या था, एक तरीके से असंभव हो गया था। और सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज़ गति से कदम उठाने चाहिए, और तो और लोगों को अब सुधार हो रहे हैं तो वो बहुत धीरे ही होंगे, एकदम से तो सुधार होंगे नहीं, लेकिन अब जब लोगों के पास अधिकार आए और लोग इतने समय से कंट्रोल में थे, तो वो चाहते थे कि बहुत
जल्दी से कुछ ना कुछ हो जाए, जल्दी से सब कुछ सही हो जाए। तो इस तरीके से लोगों के अंदर एक तरीके से असंतोष इतना था ना कि वो चाहते थे बस जल्दी से ठीक हो जाए, है ना, अर्थव्यवस्था हमारी ठीक हो जाए, हमारा जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो बेहतर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अचानक से इतनी ज़्यादा हुई और वो चाहते थे और तेज गति से विकास हो और कदम उठाए जाए, है ना। और ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। ठीक है, तो जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो चाहते थे कि बहुत अ, सावधानी से और धीरज रख के, संयम रख के चीज़ों को करा जाए और जिससे कि विकास हो सके। लेकिन हुआ क्या, लोगों के अंदर इतना ज़्यादा धीरज नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा संतोष नहीं था लोगों के अंदर, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा वादा उन्हें नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, और ये संभव है उन्हें बहुत धीमी गति से फ़ायदा हो रहा था। तो मतलब लोगों ने सोचा कि अचानक से उनको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ये जो प्रोसेस थी, मिखाइल गोर्बाचेव ने जो सुधार किए थे वो बहुत धीमी गति से उससे सुधार हो रहे थे, और जिसकी वजह से जो जनता का गुस्सा है वो सरकार पर फूटा निकला। ठीक है, और जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत संघ व्यवस्था में फायदे में थे, के विचार ठीक इसके विपरीत थे, मतलब बिल्कुल उलट थे। मतलब सोवियत संघ व्यवस्था जब चल रही थी, जो उस समय बहुत सारे लोग थे जिनको फ़ायदा भी तो हो रहा था ना, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो तो उनको तो फ़ायदा हो रहा है, उनको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा था, आम जनता का। तो वो सरकार के खिलाफ थे। लेकिन जो जिनका फ़ायदा हो रहा है वो तो नहीं चाहेंगे कि सुधार हो सोवियत संघ की व्यवस्था में, क्योंकि उनको तो फ़ायदा पहले ही था। ठीक है, तो उनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। वो क्या कह रहे थे, वो लोग जो सुधारों का विरोध कर रहे थे वो कह रहे थे कि इससे क्या होगा, हमारे विशेषाधिकार कम हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी के लोगों को और जो अधिकारी लोग थे उन लोगों को बहुत विशेष अधिकार मिले हुए थे, नागरिकों से भी ज़्यादा अधिकार उनके पास थे। तो उनको लग रहा था कि अगर ऐसे ही लोकतांत्रिक सुधार होते रहे तो हमारी शक्तियाँ, हमारे जो अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और मिखाइल गोर्बाचेव को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस खींचातान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा। मतलब एक तो उनकी पार्टी ने